गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी में भाषा सज्जता विराम चिन्हों के बारे में देखेंगे। आगे हमने देखा था विराम चिन्हों का वाक्य प्रयोग और उसकी माहिती दी थी हमने थोड़ी। तो आज हम फिर से विराम चिन्हों के बारे में सीखेंगे। ओके, चलो। हमने देखा था विराम चिन्हों के बारे में, वाक्य पढ़े थे और वाक्य में विराम चिन्हों का प्रयोग कहाँ पे हुआ था वो हमने सीखा था। हिंदी भाषा को बोलते, पढ़ते और लिखते समय अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के बीच या अंत में थोड़ा रुकना पड़ता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिपि चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी वाक्य एक ही साथ में बोला जाए तो उसका अर्थ हम समझ नहीं पाते, लेकिन कहीं भी किसी भी जगह पर हम थोड़ा रुकेंगे तो उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। इसलिए वाक्य में कुछ जगह पर थोड़ा रुकावट जरूरी होती है। तो उस रुकावट के लिए कुछ चिन्ह लगाए जाते हैं। उस चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। रुकावट का संकेत देते हैं वो चिन्ह कि यहाँ पर आपको रुकना है। तो हम उस चिन्हों के द्वारा समझ सकते हैं कि हमें यहाँ पर रुकना है, उसे विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम चिन्ह में पहला विराम चिन्ह है, आप देखो, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, जब वाक्य पूरा होता है, वाक्य पूर्ण होता है, तब उसका प्रयोग होता है। देखो, गुजराती में जब वाक्य प्रयोग करते हैं और वाक्य पूरा होता है तब पूर्ण विराम बिंदु के स्वरूप में आता है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं पूर्ण विराम खड़ी लाइन के स्वरूप में है। हिंदी में पूर्ण विराम खड़ी लाइन, देखो यहाँ पर हमें उदाहरण दिए गए हैं। मोहन ने पत्र लिखा, लिखा उसके बाद आपको एक खड़ी लाइन दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? पूर्ण विराम। सीता स्कूल नहीं गई, तो उसके बाद भी आपको एक खड़ी लाइन दिखाई दे रही है, तो वो क्या है? पूर्ण विराम। तो इस तरह वाक्य पूरा होता है तब पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो आगे अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत होता है। वाक्य जब बहुत लंबा होता है तभी थोड़ा उसमें हमें रुकना पड़ता है, तभी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, सीता और मोहन घर गए। राम, उसके बाद में थोड़ा रुकी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर अल्प विराम है। सीता और मोहन घर गए। रोको मत, जाने दो। तो यहाँ पर इस वाक्य में आपको जो छोटा साथ दिखाई दे रहा है, राम के बाद रोको मत, उसके बाद, वो अल्प विराम का चिन्ह है। देखो हम यहाँ देख सकते हैं। तो जब वाक्य में थोड़ा रुकने का संकेत अल्प विराम देता है। समझ में आया आपको अल्प विराम के बारे में? हाँ मैडम। ओके, अभी आगे देखेंगे प्रश्नार्थ चिन्ह। प्रश्नार्थ चिन्ह के बारे में तो हमें पता है कि किसी व्यक्ति से कोई जानकारी प्राप्त करने के हेतु उपयोग में लिए जाने वाले वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह लगाया जाता है। हमें कोई माहिती प्राप्त करनी है, कोई जानकारी प्राप्त करनी है, तो हम किसी से प्रश्न पूछते हैं। तो जो वाक्य हम प्रश्न के रूप में पूछते हैं उसके अंत में क्या लगाया जाता है? प्रश्नार्थ चिन्ह।
देखो हमें दो वाक्य दिए गए हैं। क्या तुम विद्यालय गए थे? तो विद्यालय गए थे, हाँ या ना? उसकी जानकारी प्राप्त करनी है। तो उसके लिए देखो प्रश्न चिन्ह पीछे लगाया गया है। आगे हाँ तुम क्या मैडम। करते हो? तुम क्या करते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैडम डब्बे डब्बे। तुम क्या करते हो वो जानकारी प्राप्त करनी है। तो जो वाक्य बोला गया तुम क्या करते हो, उसके बाद प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। समझे? आगे देखो विस्मयबोधक चिन्ह, उसे कहते हैं आश्चर्यजनक चिन्ह। चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसमें आश्चर्य, घृणा, सुख, दुख आदि भावों को प्रकट करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जब हमें आश्चर्य दिखाना हो, घृणा दिखानी हो, सुख दुख जैसे भाव हमें प्रकट करने होते हैं, तभी विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे, बाप रे, वाह, शाबाश, आह। तो ये सब शब्द जो है वो आश्चर्य, घृणा, सुख दुख आदि भावों को प्रकट करते हैं। तो उस भावों के बाद हमें विस्मय बोधक चिन्ह लगाना होता है, जिसमें हम देख सकते हैं कि एक खड़ी लाइन है और उसके नीचे बिंदु किया जाता है। खड़ी लाइन के नीचे क्या किया जाता है? बिंदु किया जाता है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। देखो वाह के नीचे बाद हमें जो चिन्ह दिया गया है वो विस्मय बोधक चिन्ह है। वाह, आपने तो कमाल कर दिया। वाह के बाद आप चिन्ह देख सकते हैं, वो विस्मय बोधक चिन्ह है। अरे, क्या हो गया? अरे के बाद जो चिन्ह है वो विस्मय बोधक चिन्ह है। आगे देखो योजक चिन्ह। योजक चिन्ह में छोटी लाइन की जाती है। योजक चिन्ह का प्रयोग सामासिक शब्दों को जोड़ने के लिए होता है। जैसे सुख दुख, तो सुख दुख के बीच में जो छोटी लाइन आती है उसे योजक चिन्ह कहते हैं। दो सामासिक शब्द उसे जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। माता पिता, उसके बीच भी एक छोटी लाइन होती है। पाप पुण्य, तो उसमें भी आप देख सकते हैं छोटी लाइन है। देश विदेश, तो ये सभी शब्द उनको जोड़ने के लिए हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ता है। देखो उसके उदाहरण हमें दिए गए हैं। सबके जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। माता पिता की सेवा ही सच्ची पूजा है। आगे देखें तो निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह कोई वाक्य बोला जाता है तभी उसके आगे दिया जाता है। देखो कोई बात स्पष्ट करनी हो हमें, निर्देशक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में बात को स्पष्ट करने के लिए होता है। जैसे कि मोहन ने अपने मित्रों, उसके बाद क्या कहना है? वाक्य स्पष्ट करना है। तो देखो एक छोटी लाइन दी जाती है। राकेश आकाश अविनाश से रुपये मांगे। ग्राहक, इस पुस्तक का क्या मूल्य है? तो देखो ग्राहक पूछता है कुछ, वो बात स्पष्ट करने के लिए बीच में छोटी लाइन दी गई है, जिसे योजक चिन्ह कहा जाता है। दुकानदार, उसके बाद भी योजक चिन्ह दिया गया है। देखो यहाँ 25 रुपये की है, तो दुकानदार कहता है कि यहाँ 25 रुपये की है। वो बात यहाँ स्पष्ट हो जाती है कि दुकानदार ये वाक्य बोला। तो दुकानदार के बाद क्या आता है? योजक चिन्ह। उसके बाद दुकानदार जो वाक्य बोला वो लिखा जाता है। तो इसी तरह से योजक चिन्ह को कोई बात जब स्पष्ट रूप से बतानी हो तभी योजक चिन्ह का प्रयोग होता। आगे देखें तो कोष्टक चिन्ह है। कोष्टक, किसी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। हम जब वाक्य प्रयोग करते हैं तो वाक्य में कोई शब्द हम लेते हैं, तो उस शब्द का अर्थ जब
समझना हो तो उसका दूसरा समानार्थी लिखने के लिए कोष्टक का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो वाक्य हमने शब्द लिया है उस शब्द का अर्थ समझना है तो उस अर्थ को उस कोष्टक में लिखा जाता है। देखो जैसे अध्ययन, तो अध्ययन का अर्थ क्या होता है? पढ़ना। तो पढ़ना कोष्टक में आता है। हर क्षेत्र में लाभ देता है। तो अभी हम अकेले पढ़ेंगे कि अध्ययन हर क्षेत्र में लाभ देता है तो कुछ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन उसमें बाजू में हमने लिख दिया कि अध्ययन, उसका मतलब है पढ़ना, कोष्टक में हमने लिखा। तो ये वाक्य आप पढ़ेंगे तो तुरंत ही आप समझ जाएंगे कि अध्ययन का मतलब पढ़ना। तो उसका अर्थ होता है पढ़ना हर क्षेत्र में लाभ देता है। आगे दूसरा वाक्य है विरुद्धार्थी, कोष्टक में दिया गया है विलोम। शब्द लिखिए। तो विरुद्धार्थी को दूसरा क्या कहते हैं? विलोम शब्द कहते हैं। आगे है अवतरण चिन्ह। अवतरण चिन्ह में दो प्रकार के अवतरण चिन्ह होते हैं। एक तो इकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा दुहरा अवतरण चिन्ह। एक तो इकहरा अवतरण चिन्ह और दूसरा दुहरा अवतरण चिन्ह। इकहरा अवतरण चिन्ह किस लिए प्रयोग में होता है? तो कोई नाम है, उपनाम है, पुस्तक का नाम है, कोई शीर्षक है, उन सबको बताने के लिए इकहरा अवतरण चिन्ह प्रयोग होता है। देखो जैसे हमें उदाहरण दिए गए हैं, समझदार नन्ही पाठ के लेखक है शंकर सुल्तानपुरी। इस वाक्य में देखो समझदार नन्ही पाठ हमें अवतरण चिन्ह में दिया गया है। कौन सा अवतरण चिन्ह प्रयोग में होता है? तो इकहरा। और लेखक है, उसके बाद देखो योजक चिन्ह और शंकर सुल्तानपुरी, उसके बाद है पूर्ण विराम। ये तीन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। आगे का वाक्य देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम। तो इकहरा अवतरण चिन्ह में निराला है। सूर्यकांत त्रिपाठी का उपनाम निराला है। तो निराला महत्व की बात है तो उसे इकहरा अवतरण चिन्ह दिया गया है, आप देख सकते हैं। वैसे ही दोहरा अवतरण चिन्ह किसी व्यक्ति के कथन को मूल रूप में उद्धृत करने के लिए हम कोई वाक्य बोलते हैं या कोई व्यक्ति कोई वाक्य बोला है तो उस वाक्य को बताने के लिए, कोई वाक्य है तो उस वाक्य को बताने के लिए उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में लिखा जाता है। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा कि प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। देखो गांधी जी ने क्या कहा? प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है। तो गांधी जी ने जो कहा प्रार्थना ही आत्मा की खुराक है उसे दोहरे अवतरण चिन्ह में लगाया गया है। शास्त्री जी ने नारा दिया जय जवान जय किसान। तो नारा, जो नारा है उसे भी दोहरे अवतरण चिन्ह में दिया गया है। तो ये थे हमारे विराम चिन्ह। पहला कौन सा विराम चिन्ह हमने सीखा? पूर्ण विराम। दूसरा अल्प विराम। तीसरा प्रश्न चिन्ह। उसके बाद योजक चिन्ह। विस्मय बोधक चिन्ह, कोष्टक। ये सभी विराम चिन्हों के बारे में सीखा और समझा। तो चलो उसका स्वाध्याय भी करें। भाषा सज्जता गया है। स्वाध्याय में क्या दिया गया है? वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो हमें यहाँ पर 4 वाक्य दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है? उन वाक्यों में विराम चिन्ह लगाने हैं। तो चलो, छी छी तुमने यहाँ क्या किया? तो छी के बाद क्या आएगा? विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। फिर दूसरा छी है उसके बाद भी विस्मय बोधक चिन्ह आएगा। तुमने यहाँ क्या किया? उसके बाद कौन सा आएगा चिन्ह?
प्रश्नार्थ चिन्ह, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो छी, उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह, फिर छी, उसके बाद विस्मयबोधक चिन्ह, और क्या किया, उसके बाद भी प्रश्नार्थ चिन्ह। दूसरा वाक्य देखो, वैशाली ने मयंक से कहा घर चलो। तो कहा उसके बाद क्या आएगा, अल्प विराम, अल्प विराम, और चलो वहां पर क्या आएगा, पूर्ण विराम। समझिए आप। तीसरा वाक्य देखो, वाह मजा आ गया। तो वाह के बाद कौन सा चिन्ह आएगा, वेरी गुड, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बहुत अच्छा। मजा आ गया, उसके बाद आएगा पूर्ण विराम। चौथा प्रश्न है, अरे, चौथा वाक्य है, अरे तुम नहीं गए। तो अरे उसके बाद नहीं, अरे अरे के बाद विस्मयबोधक चिन्ह, तुम नहीं गए, वहां प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। समझ गए आप सब। आगे देखो, हमें एक बहुत सुंदर सा चित्र दिया गया है, किताब में दिया गया है। तो हमें क्या करना है, उस चित्र में रंग भरने हैं। भरोगे? हेलो। तो आपने विराम चिन्हों के बारे में सीखा, समझा? हाँ। तो आज आपको विराम चिन्हों की ये भाषा सज्जता पूरी जो हमने देखी, वो पूरी विराम चिन्हों की जो समझ दी गई है हमें किताब में, वो समझ के साथ हमें पूरी भाषा सज्जता लिखनी है और उसका स्वाध्याय भी लिखना है। समझ गए?